हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। बेसिकली इसके अंदर 13 चैप्टर आते हैं बेसिकली, जिनको हम वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की जो साइंस है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक पोर्शन ऐसा होता है जिसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। बेसिकली उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। उन सभी के अंदर केमिकल्स के बारे में स्टडी की जाती है। अगला जो पोर्शन आता है हमारा वो आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली एक हार्ट का डायग्राम बना रखा है आपके सामने, ये किसका पोर्शन है भाई? ये बायोलॉजी का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन है हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। बेसिकली अगले पोर्शन की बात करते हैं। अगला पोर्शन आता है हमारे सामने फिजिक्स का। फिजिक्स हमारी बुक के अंदर बहुत ही कन्फाइंड वे में डिस्कस की गई है भाई। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक फिजिक्स का पोर्शन आता है एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में। अब आप कहोगे ये तो 12 चैप्टर ही हुए हैं, जो 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है वो एक्चुअली में बायोलॉजी का ही पोर्शन है भाई, क्योंकि उसके अंदर अवर इन्वायरमेंट के बारे में लिखा गया है। तो 5 से लेकर 8 और 13वां चैप्टर ये सब चैप्टर आते हैं बायोलॉजी के अंदर। 1 से लेकर 4 तक चैप्टर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और 9 से लेकर 12 तक चैप्टर किसके अंदर आते हैं? फिजिक्स के अंदर आते हैं बेसिकली। तो इन तीनों पोर्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि पहला चैप्टर ही आता है उसका। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उस रिएक्शन को लिखने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है भाई। इस केमिकल इक्वेशन के टॉपिक को समझने के लिए आपको यह समझाया जाएगा कि हमारे दैनिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, बट इसको हम जानते नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं है भाई अभी तक हमने, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप की और कैसे कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करती है। तो सबसे पहली हेडिंग लिखी है हमने, कंसिडरिंग सम सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर होने वाली कुछ सिचुएशन को कंसिडर करेंगे भाई, उनमें कहां पे केमिकल रिएक्शन होती है उसे अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन लिखी है हमने आपके सामने, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। भाई जब गर्मी का मौसम है ड्यूरिंग समर, अगर आपने मिल्क को रूम टेम्परेचर के ऊपर लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो क्या होगा? देखो बेटा, मिल्क के अंदर एक शुगर होती है। बेसिकली जो मिल्क होता है उसके अंदर एक शुगर होती है लेक्टोज। क्या होती है? लेक्टोज होती है। जब इस लेक्टोज शुगर के ऊपर बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया फीड करते हैं, इस लेक्टोज को खाते हैं, तो ये लेक्टोज बदल जाता है बच्चों लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर बदल जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, कोई भी एसिड होता है दुनिया का, वो सोर होता है, खट्टा होता है। और जो शुगर होती है, जैसे कि लेक्टोज एक शुगर है, वो एक मीठी शुगर है भाई। लेक्टोज मीठी शुगर थी, लेकिन लैक्टिक एसिड कैसा बन चुका है? खट्टा बन चुका है। यानी कि जो पहले दूध था वो कैसा था? मीठा था शुगर के कारण। अब जो सोर टेस्ट का सब्सटेंस बन गया है, इसे मिल्क बोल नहीं सकते हो, इसी को क्या बोला जाता है? कर्ड बोला जाता है। यानी कि अगर हम गर्मियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पर मिल्क को रख देते हैं तो वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन का काम है बेसिकली इसी को बोला जाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोला जाता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं इसे। और इसे करते कौन है बच्चों? इसे करते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसे करता है बच्चों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। तो एक एक लाइन यहां पर लिखी गई है आपके सामने, आप पढ़ सकते हो। व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ा जाता है गर्मियों के मौसम में ड्यूरिंग समर, इट रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस रिएक्शन के होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। और यहां पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? आपके सामने नाम भी लिखा गया है भाई,
लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है बेसिकली, बस आप लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही याद रखेंगे। इस बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी ग्रोथ हुई है भाई। जब ये बैक्टीरिया बढ़ेगा तो ये जो बैक्टीरिया काम करता है वो प्रोसेस भी बढ़ेगी। अगर ये प्रोसेस बढ़ेगी तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी तो बढ़ेगा और लैक्टोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉलोइंग विच मिल्क गेट सोर, जिससे क्या हो गया है भाई, मिल्क खट्टा हो गया है, सोर हो गया है। एक्चुअली में ये मिल्क रहा ही नहीं है, ये क्या बन चुका है, कर्ड बन चुका है। डिटेल की प्रोसेस यहाँ पे समझा दी और जो 10th क्लास के सिलेबस की लाइंस है वो भी आपको समझा दी है भाई। एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। मिल्क कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। अगर इस मिल्क को आप 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर आप अगर समर में रूम टेम्परेचर पे रख देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है और ये कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है बच्चों, आपके सामने कर्ड है और ये क्या रखा है हमने ग्लास में आपके लिए, मिल्क रखा है। तो डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया जा रहा है भी, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें इस कंडीशन के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छे से समझ में आई है और अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं अपन। अगली रिएक्शन या फिर अगली एक्टिविटी या फिर अगला डे टू डे लाइफ का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है एन आयरन तवा, एक लोहे का तवा। कोई पेन हो सकता है, कोई नेल हो सकती है। इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर कोई एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी है यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट है बेसिकली, उसके अंदर अगर आपने किसी आयरन के इंस्ट्रूमेंट को रखा है, किसके इंस्ट्रूमेंट को, आयरन के इंस्ट्रूमेंट को। आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर आयरन के एटम्स होते हैं, Fe के एटम्स होते हैं बेसिकली। जब इसको एटमॉस्फेयर में रखा है और उस एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की वेपर भी प्रेजेंट है, H2O गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Fe2O3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, Fe2O3 बनाते हैं। इसके साथ XH2O के मॉलिक्यूल भी लगे होते हैं, Fe2O3.XH2O। इसी Fe2O3.XH2O का नाम होता है रस्ट। क्या नाम होता है बच्चों, रस्ट। रस्ट काफी ज्यादा टाइप की हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे X क्या है, वेरिएबल है। इस X का नंबर 1 से लेकर 5 तक हो सकता है भाई। अलग अलग रस्ट में इसका X का नंबर अलग अलग होता है, जिससे रस्ट का फॉर्मूला अलग अलग बनता है। Fe2O3 यानी कि ये आयरन का ऑक्साइड है बेसिकली, जिसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी कनेक्टेड रहते हैं एज क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे होती है अगर आपने लोहे की किसी भी चीज को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दिया है तो। लाइनें आप समझ सकते हो। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, आयरन के साथ। देखो ये रही एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, किससे रिएक्ट कर रही है, आयरन से रिएक्ट कर रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लो ये रहा। इसी मॉइस्चर को वाटर वेपर भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। टू फॉर्म ए रेडिश ब्राउन कोटिंग, इसके ऊपर क्या बनी है, रेडिश ब्राउन कोटिंग। ये जो रस्ट है इसका कलर कैसा है भाई, रेड और ब्राउन है, जिसको क्या बोला जाता है, रेडिश ब्राउन बोला जाता है बेसिकली। तो रेडिश ब्राउन कोटिंग बन गई है, कोटिंग का मतलब परत, उसी को बोल सकते हो आयरन ऑक्साइड। अभी अभी बोल के बताया मैंने, ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है। इसी का दूसरा नाम क्या रख सकते हो आप, रस्ट रख सकते हो। तो ये सारी लाइनें भी आपके सामने एक्सप्लेन की गई है भाई, रिएक्शन भी आपको लिखकर दिखाई गई है, कुछ ऐसा ऐसा मामला है। और अब प्रैक्टिकल के थ्रू भी दिखा देते हैं, डायग्राम के थ्रू भी। यहाँ पर कुछ आयरन की नेल थी, देखो ये आपके सामने बनी हुई है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और H2O गैसियस स्टेट की प्रेजेंस में रखा तो इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक कोटिंग आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। ये कोटिंग क्या है बच्चों, ये है Fe2O3.XH2O, ये कोटिंग है बेसिकली आयरन ऑक्साइड की। तो ये भी डे टू डे लाइफ के अंदर होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है जिसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगली डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। इस टॉपिक को समझाने से पहले मुझे आपको फर्मेंटेशन बताना पड़ेगा क्या होता है, तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं आपको फर्मेंटेशन को डिटेल में बता रहा हूं भाई। अगर आपने रेस्पिरेशन के बारे में सुना है तो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगर छोटी क्लासों के लेवल से बात करें तो भाई ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 की एग्जिट, इसी को क्या बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो O2 और CO2 के लेने देने से मतलब ही नहीं है उस डेफिनेशन को।
रेस्पिरेशन का बहुत ही सिंपल सा और क्लियर सा मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन बच्चों? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ये टूटकर बना सकता है, ये H2O बना सकता है और ये CO2 भी बना सकता है। अगर ये CO2 बना रहा है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को लेता है, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है बेसिकली। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं भाई, ये क्या है? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। एक ऐसा रेस्पिरेशन भी होता है जिसके अंदर एयर होती ही नहीं है। अगर मैं कहूं ग्लूकोज को बिना एयर के ही तोड़ना है, अगर बिना एयर के तोड़ोगे तब भी यहाँ पे दो केस बन सकते हैं भाई। या तो यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा बच्चों? लैक्टिक एसिड बनेगा। या फिर यहाँ पर बनेगा इथेनॉल, क्या बनेगा बच्चों? इथेनॉल बनेगा। अगर इथेनॉल बनता है तो इसके साथ में CO2 बनता ही बनता है। यहां पर एयर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ये जो एरो मैंने बनाया है नीचे वाला, ये है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है बच्चों? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और ये क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन था। इन तीनों के ही अंदर एनर्जी तो निकलती ही निकलती है। यहां से भी हमें क्या मिलेगी बच्चों? एनर्जी मिलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन होता ही किस लिए है बच्चों? एनर्जी के लिए है। एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा मिलती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ी सी कम एनर्जी मिलती है। बट एनर्जी मिलती है, मिलती तो है ही, चाहे ज्यादा मिले चाहे कम मिले। अब बात करते हैं भाई, इस टॉपिक को हम समझ क्यों रहे हैं। पहले बात कर लो कि ये होता कहां पर है भाई, है ना? ये जो रेस्पिरेशन है ये होता कहां पर है? ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सभी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक टाइप का होता है। और जो लैक्टिक एसिड बनने वाला रेस्पिरेशन होता है ये होता है मसल्स के अंदर। ये कहां पे होता है? मसल सेल्स के अंदर होता है, केवल मसल सेल्स के अंदर। इसलिए मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा भी हो जाता है, जिसे लैक्टिक फटीग भी बोलते हैं, मसल फटीग भी बोलते हैं। मसल का थक जाना काम करते करते, जैसे जैसे मसल काम कर रही है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्योंकि काम करते समय जो एनर्जी चाहिए वो लैक्टिक एसिड को बनाकर प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बन रहा है वैसे वैसे थकान महसूस होती है हमें बेसिकली। अगली हम बात करते हैं इथेनॉल और CO2 कहां पे बनता है भाई? ये यीस्ट सेल के अंदर बनता है भाई। यीस्ट एक टाइप का फंजाई है, उसके सेल के अंदर ये वाला जो रेस्पिरेशन है वो देखा जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके फॉर्मूले भी लिखूं आपके सामने तो फॉर्मूले भी आप देख सकते हो भाई। जो ग्लूकोज होता है वो होता है C6H12O6 बेसिकली, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो होता है C3H6O3 बेसिकली, और जो इथेनॉल होता है वो होता है C2H5OH बेसिकली। तो ये सब के फॉर्मूले भी आपके सामने लिख दिए गए हैं भाई। अब बात करते हैं जो हमने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल पढ़ा था भाई, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, उस टॉपिक का इससे आखिर लेना देना क्या है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड वर्ड लिखा था, उस फर्मेंटेड वर्ड को समझाने के लिए ये पूरी राम कहानी आपको बताई गई है। और इसके अंदर आप अगर बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से अगर देखो तो हमने लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है बच्चों? फर्मेंटेशन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड का मतलब क्या है? ग्रेप्स का क्या हुआ है बच्चों? फर्मेंटेशन हुआ है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। यानी कि ग्रेप्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसे ऑक्सीजन के बिना तोड़ा गया है। क्या बनेगा? इथेनॉल और CO2 बनेगा बेसिकली। अभी देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं भाई, PDF के अंदर ये वाली स्लाइड नहीं रहेगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा से हमने ऐड की थी, है ना। तो अब हम बात करते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड के बारे में। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। When ripened grapes, पके हुए ग्रेप्स आर केप्ट इन क्लोज जार, उन्हें बंद जार के अंदर रखा है। अगर जार क्लोज है तो इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों? एब्सेंट होगी। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तभी तो इसको बोला था हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? फर्मेंटेशन होता है बेसिकली। यीस्ट, ये किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है, पिछले वाले फ्लो चार्ट में बता ही दिया। डेवलप्स ऑन देम, इस ग्रेप्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसके ऊपर यीस्ट क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। एंड एज द स्किन ऑफ ग्रेप्स इज ब्रोकन,
और ग्रेप्स की जो स्किन है उसके अंदर भी ग्लूकोज है और ग्रेप्स के अंदर भी क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन ये जो यीस्ट है वो रहता कहाँ है, ग्रेप्स के ऊपर। यानी कि सबसे पहले कौन सी ग्लूकोज को खाएगा, स्किन वाली ग्लूकोज को। तो सबसे पहले कौन सा मतलब पार्ट ग्रेप्स का टूटेगा, स्किन टूटेगी, इसलिए लिखा है स्किन ऑफ ग्रेप्स इज ब्रोकन, स्किन टूट गई सबसे पहले भाई। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बिगिंस, इस प्रकार जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है बेसिकली। इट अकर्स टिल ऑल द शुगर इन द ग्रेप जूस इज टर्न्ड इनटू अल्कोहल। अभी जो हमने पीछे लिखा था ना इथेनॉल, इथेनॉल एक टाइप होता है अल्कोहल का। अल्कोहल एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर मिथेनॉल भी आता है, इथेनॉल भी आता है, प्रोपेनॉल भी आता है। यहाँ पर कौन से टाइप का अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, आपको डिटेल में बता दिया है जो एक टाइप का अल्कोहल है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। देखो ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं एक एक लाइन आपको समझ में आई है उस फ्लो चार्ट को समझने के बाद में। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है आपके लिए ताकि आप थोड़ा अच्छे से विजुलाइज कर सकें इस चीज को। यहाँ पर हमने ग्रेप्स लिए हैं बेसिकली, इनके अंदर क्या होगी, ग्रेप्स के अंदर बच्चों ग्लूकोज होगी। जब इस ग्लूकोज के ऊपर यीस्ट डेवलप होंगे, क्या डेवलप होंगे, यीस्ट, तो वो यीस्ट इस ग्लूकोज को खाएंगे और खाने के बाद क्या बना देंगे वो यीस्ट बेसिकली, वो कुछ इस टाइप का क्या बना देंगे, एल्कोहल बना देंगे। और इस एल्कोहल के अंदर इथेनॉल क्या है, मेजॉरिटी पोर्शंस के अंदर अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं ये जो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं, फूड इज कुक्ड, जो खाने का पकना है वो भी क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। लाइनें आप समझ सकते हो। देखो पहले ऐसे ही समझाता हूं मैं, खाने को हम क्यों पकाते हैं भाई, एक तो खाने के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो मर जाएंगे अगर हम उन्हें पकाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम करने के लिए हम पकाते हैं। दूसरा, वो जो फूड है वो टेस्टफुल बन जाता है पकाने के बाद, इसलिए उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम पकाते हैं। तीसरा रीजन ये है कि उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है अगर उसे पका लिया गया है तो। कच्चे भोजन को पकाना थोड़ा मुश्किल है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन पके हुए भोजन को डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी है बेसिकली। तो ये तीन रीजन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करना, टेस्ट को इंप्रूव करना और डाइजेशन के लिए फूड को इजी बनाना। ये तीन रीजन की वजह से फूड को पकाया जाता है बेसिकली। फूड को पकाना एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज उसे बोलते हैं जिसे रिवर्स कर सकते हैं, वापस कन्वर्ट कर सकते हैं उसी के अंदर। इरिवर्सिबल उसे बोलते हैं जिसे वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा गया है भाई एक्सक्यूज मी प्लीज, कुकिंग फूड इज एन इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है भाई। यानी कि पहले कच्चा भोजन ऐसा था, पकने के बाद भोजन ऐसा बन गया, फूड ऐसा बन गया। ये प्रोसेस अगर इस डायरेक्शन में चली गई तो ये प्रोसेस वापस इस डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकती है। ये तो पॉसिबल है लेकिन ये वाली प्रोसेस कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। ये रिवर्स नहीं हो सकता है भाई। ऑब्वियसली ये केमिकल चेंज है, तभी तो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। ड्यूरिंग कुकिंग फूड, भोजन को बनाते समय, द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल, वो चेंज होते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए। भाई जब फूड पक रहा है तो फूड के अंदर जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर, तभी तो फूड पक जाता है बेसिकली, है ना। आगे लिखा गया है जो कुक्ड फूड है, पकाया गया फूड है, वो फ्री होता है हार्मफुल पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये इनकी डेथ हो जाती है भाई, ये मर जाते हैं, तो ये फ्री हो गया फूड जो है। ये इजी होता है डाइजेस्ट के लिए, इसको इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हो और इसका टेस्ट भी इंप्रूव हो चुका है, इसलिए ये टेस्टफुल भी बन चुका है। तो ये तीन रीजन है फूड को कुक करने के पीछे, और कुक करना कैसा चेंज है और कौन सी रिएक्शन है वो हमने बात कर ली है डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं डायग्राम के थ्रू और लाइंस के थ्रू आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगली जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी हमारे सामने वो है फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड के अंदर बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल के तीन एग्जांपल लिखिए आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल पार्टिकल के अंदर, यानी कि सिंपलर पार्टिकल के अंदर इसे बदला जाता है। कार्बोहाइड्रेट को जब बदला जाता है तो ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन को जब बदलते हैं तो ये अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फैट या लिपिड को जब बदलते हैं तो ये फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल दोनों के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी फूड के अंदर तीन मेजर पोर्शन होते हैं फूड के जो कंपोनेंट है वो तीन होते हैं मेजरली, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। जब इनका डाइजेशन होता है तो ये तीनों अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के छोटे भाग का नाम है ग्लूकोज है,
प्रोटीन के छोटे भाग का नाम ये अमीनो एसिड है और फैट के छोटे भाग का नाम ये क्या है, फैटी एसिड है बेसिकली। इसी कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो इनसे यहां तक के कन्वर्ट की प्रोसेस है इसी का नाम है डाइजेशन। क्या नाम है बच्चों, डाइजेशन नाम है। ये जो ग्लूकोज बना है इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया जाएगा और सेल्स में पहुंचाने के बाद फिर से इसे तोड़ा जाएगा। ये ग्लूकोज बना सकता है CO2 और वाटर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अभी पढ़ा था। ये ग्लूकोज बना सकता है लैक्टिक एसिड, ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है बेसिकली। ये बना सकता है इथेनॉल और CO2, ये भी क्या है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है भाई। ये जो प्रोसेस था ये इसे बोला था डाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है बच्चों इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन। एक साथ बता रहे हैं आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ इन द डाइजेशन और रेस्पिरेशन। और एनर्जी जो है वो हमेशा रेस्पिरेशन के अंदर ही रिलीज होती है। यहाँ पे क्या निकलती है, एनर्जी। डाइजेशन भी क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है और डाइजेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कहां पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फूड जो है वो कन्वर्ट होता है जिसको हमने खाया है सिंपलर फॉर्म के अंदर, और उनके सिंपलर फॉर्म ये रहे आपके सामने। द ब्रोकन डाउन फूड इज देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो फूड हो गया, जो डाइजेस्ट हो गया, इसको ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे होता है भाई एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एंड द न्यूट्रिएंट आर कैरीड थ्रू ईच सेल ऑफ द बॉडी, और इस न्यूट्रिएंट्स को, इन तीनों को एक एक सेल में पहुंचाया जाएगा, और सेल में जाने के बाद इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जो आपके सामने आगे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसा कि अभी आपके सामने बहुत सारी रिएक्शन लिख के दिखाई भाई रेस्पिरेशन की, फिर से उन्हीं की बात करेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है फूड से, उसी एनर्जी को एटीपी बोलते हैं भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ग्लूकोज टूट रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसी का नाम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये ऑक्सीजन कहां से आती है, जो हम इनहेल करते हैं वही तो होती है। यानी कि ये जो इनहेल की गई ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को या फूड को ब्रेक डाउन करने में यूजफुल है। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, यहां से एनर्जी रिलीज होती है भाई, एरोबिक में ज्यादा और एनएरोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी बातें समझा चुके हैं आपको। देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा वाटर, ये रहा फॉर्मूला, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा फॉर्मूला, और ये है एनर्जी जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म के अंदर आपको एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर। तो ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है भाई। अब हम समझते हैं, देखो जितनी भी हमने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल समझे हैं ये सब एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं भाई, इनकी डिटेल आपको समझा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इन ऑल द अबव सिचुएशन, ऊपर जितनी भी सिचुएशन समझी हमने, उनके अंदर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इनिशियल सब्सटेंस, जो पहले उपस्थित पदार्थ था, उसकी प्रॉपर्टी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके बदल गई है बेसिकली। The process in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। पहले मैं समझाता हूं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से देखो भाई। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल की बात की है उन्हीं पे चल के बात कर लेते हैं। चलो ब्लैक स्क्रीन पे नहीं चलते हैं, वापस चलते हैं हम उस डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखो पहले हमने मिल्क रखा था, वो कन्वर्ट हो गया कर्ड के अंदर। क्या पहले वाला सब्सटेंस बदल गया? बिल्कुल बदल गया। ये मीठा था, ये कैसा है, खट्टा है। यानी कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बदल गई है। अगर प्रॉपर्टी बदली है तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस भी बदल गया है। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस बदलता है और नई प्रॉपर्टीज को लेकर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे आयरन था जिसकी प्रॉपर्टी अलग थी। देखो ये रहा आयरन, इसका कलर आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट सा चमकता हुआ, इसके प्रॉपर्टीज अलग है। जब आयरन की रिएक्शन हो गई तो आयरन ऐसा बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। क्या इसकी प्रॉपर्टी बदल गई? ये व्हाइट है, ये ब्राउन है। क्या प्रॉपर्टी बदली? बिल्कुल बदली। अगर प्रॉपर्टी बदली है तो हम बोलेंगे सब्सटेंस बदल गया। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस बदलता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको बहुत ध्यान से देखो। ये है ग्रेप्स, जो कैसे होते हैं, थोड़े बहुत मीठे होते हैं ग्लूकोज के कारण, लेकिन ये तो अल्कोहल है, ये तो दारू है भाई साहब। दारू में और ग्रेप्स में तो डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है।
क्या सब्सटेंस बदल गया? पहले अंगूर था, बाद में दारू बन गया, बिल्कुल सब्सटेंस बदला है। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस बदलता है उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। फूड की बात करते हैं। पहले फूड ऐसा था, कच्चा फूड आपको पता है कैसा होता है, और कुक्ड फूड आपको देख लो कैसा होता है, बढ़िया सा होता है। क्या इनमें डिफरेंस है? बिल्कुल है। क्या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बदल गई? बिल्कुल बदल गई। प्रॉपर्टी बदली है तो सब्सटेंस बदला है, और ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस बदलता है वही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है बेसिकली। फूड का डाइजेशन होना, पहले फूड के अंदर ऐसे पार्टिकल थे, बाद में फूड के पार्टिकल इनमें कन्वर्ट हो गए। जब कन्वर्ट हो गए तो इन पार्टिकल की प्रॉपर्टी बदल गई। अगर प्रॉपर्टी बदल गई तो हम बोलेंगे सब्सटेंस बदल गया, और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस बदलता है उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। जब रेस्पिरेशन होता है, जब रेस्पिरेशन हो रहा था तो इनिशियल सब्सटेंस ग्लूकोज था, ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन हो गया तो फाइनल सब्सटेंस क्या बन गए? H2O बन गया, CO2 बन गया, ATP बन गया। इन तीनों की प्रॉपर्टी इससे अलग है। अगर प्रॉपर्टी बदल गई तो क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बदल गया। जिस प्रोसेस में सब्सटेंस बदलता है उसी का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इन सभी सिचुएशन में इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टी के साथ, किससे बनते हैं? एक या फिर ज्यादा सब्सटेंस से, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो उम्मीद करते हैं भाई एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझ में आया है। इन द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा केमिकल चेंज ही होगा, कभी भी फिजिकल चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं, जैसे कि H2O सॉलिड जिसका नाम आइस भी होता है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? H2O लिक्विड के अंदर। इसी H2O लिक्विड का नाम क्या होता है? वाटर होता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मैं बात करूं आपके सामने कि ये क्या, ये केमिकल रिएक्शन है, क्या ये जो मैंने लिखी केमिकल रिएक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर प्रॉपर्टीज बदल ही नहीं रही। जो बर्फ का टेस्ट है वही पानी का टेस्ट होता है कि नहीं? अगर प्रॉपर्टी नहीं बदली है यानी कि सब्सटेंस नहीं बदला है। अगर सब्सटेंस नहीं बदला है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा केमिकल चेंज ही होगा। अगर आप 9th क्लास की साइंस याद कर पा रहे हो तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ये केमिकल चेंज नहीं है। अगर ये केमिकल चेंज नहीं है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा केमिकल चेंज होगा ही होगा। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन में इनिशियली प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। समझ में आया? जो शुरू करते हैं रिएक्शन वो बेसिकली। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, यानी कि जो फाइनल स्टेज के अंदर आते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हीं को प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? बिल्कुल समझा पा रहा हूं भाई। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे सामने एक्टिविटी दी गई है बेसिकली। इस एक्टिविटी के अंदर हमें 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का रिबन लेना है बेसिकली। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। हमने 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या लिया है? मैग्नीशियम का रिबन लिया है। इसका कलर सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है बेसिकली। व्हाइट कलर का मैग्नीशियम रिबन है भाई आपके सामने। ये रहा मैग्नीशियम का रिबन है ना, ये रहा मैग्नीशियम रिबन। इसको रब किया है, रगड़ा है, किससे? सैंड पेपर से रगड़ा है भाई। सैंड पेपर से जब रगड़ोगे तो मैग्नीशियम रिबन क्लीन हो जाएगा भाई। तो क्लीन मैग्नीशियम रिबन मिला। इस क्लीन मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया है, पकड़ा है विथ ए पेयर ऑफ टोंग, एक चिमटे की मदद से पकड़ा है बेसिकली। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिससे मैंने येलो से ड्रॉ किया, ये क्या है बच्चों? ये मैग्नीशियम का रिबन है बेसिकली। इसको आपने एक टोंग से, ये क्या है बच्चों? एक टोंग है, एक चिमटे से पकड़ रखा है, देखो कुछ ऐसे। उसके बाद आपने इसको बर्न किया है, जलाया है। जब किसी चीज को जलाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसको क्या किया है? बर्न किया है या जलाया है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है कि यहां पर मैग्नीशियम जो है वो बर्न होता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, चमकती हुई सफेद कलर की ज्वाला आपको दिखाई देती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखाई देती है जब मैग्नीशियम जलता है। तो
जब ये मैग्नीशियम जलेगा, जब कुछ भी जलता है तो क्या बनती है, राख बनती है। तो जो यहाँ पे ऐश बनेगी, ऐश का मतलब है राख, जो यहाँ राख बनेगी उसे हम वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा करेंगे। ऐसा ग्लास जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसी को बोलते हैं वॉच ग्लास। ये जो ऐश होती है उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है बेसिकली, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैग्नीशियम का रिबन है। जब इसे बर्न करोगे आप तो वो बर्नर के ऊपर रखोगे कुछ ऐसे, जब ये बर्न होगा तो व्हाइट कलर का पाउडर, क्या बच्चों, व्हाइट कलर का पाउडर, ये देखो, ये पाउडर देखो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। और इस वॉच ग्लास के अंदर, इस ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, इसके अंदर आपने क्या रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रखा है, जो कि इस राख का, इस ऐश का ही क्या है, नाम है। ऐश के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है बेसिकली। तो ये इस एक्टिविटी का डायग्राम है और ये पूरी प्रोसेस है भाई, क्या क्या हमने किया है और क्या क्या हमें ऑब्जर्व हुआ है वो। और ये है इस एक्टिविटी की रिएक्शन। हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इस एस का मतलब होता है सॉलिड, और इसी की रिएक्शन ऑक्सीजन से जब हो गई तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये ऐश होता है जी, पाउडर के अंदर होता है। इस मैग्नीशियम का कलर कैसा था, इसका कलर था सिल्वरी व्हाइट। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया, केवल व्हाइट। क्या इसका कलर बदल गया, बिल्कुल बदल गया। कलर बदला है, प्रॉपर्टी बदली है, सब्सटेंस बदला है, इसीलिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये है एक्टिविटी 1.1 भाई। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 की तरफ। इसके अंदर आपको लेड नाइट्रेट लेना है बच्चों। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। लेड होता है पीबी, नाइट्रेट होता है NO3, क्रिस क्रॉस से करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा। ये बन गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। आगे एक सॉल्यूशन लेना है आपको पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम होता है के, आयोडाइड होता है आई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया KI। इन दोनों सॉल्यूशन को जब आपने मिक्स किया, जब आपने मिला दिया, तो आपने देखा कि येलो कलर का रेड आयोडाइड मिक्स हो गया है किसके साथ, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। बहुत ध्यान से देखो, लेड आयोडाइड किसके साथ मिक्स हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। यानी कि जो सब्सटेंस बन गए वो अलग अलग कलर के हो गए। क्या दोनों ही यहाँ पे कलरलेस है, बिल्कुल है। सॉल्यूशन का कोई कलर ही नहीं है। जब हमने इनको मिलाया तो नया कलर का सब्सटेंस बन गया। क्या कलर बना है, यानी कि प्रॉपर्टी बदली, यानी कि सब्सटेंस बदल गया। जिसके अंदर सब्सटेंस बदलता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो पोटेशियम नाइट्रेट का है, ये वाला व्हाइट वाला, और जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड PbI2 को बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। तो पहले ये दो सब्सटेंस डाले थे, लास्ट में ये दो सब्सटेंस बन गए। और जो ये PbI2 बना है ये सॉलिड भी है, व्हाइट भी है, इसी को बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड बनता है तो उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT बोलते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे भाई। इस एक्टिविटी की रिएक्शन आपके सामने है। जब हमने लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को, AQ का मतलब एक्वस होता है लिक्विड जिसमें ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, उसके लिए यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे वैसे, है ना। KI का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड। जब इनको मिक्स किया तो KNO3 बन गया भाई, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, और PbI2 बन गया लेड आयोडाइड, जो येलो कलर का है और सॉलिड भी है और प्रेसिपिटेट भी है। तो ये सब आपको समझा दिया है भाई, एक एक वर्ड डिटेल में। उम्मीद करते हैं ये डायग्राम भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कलर है वैसी ही पिक्चर आपके लिए लाकर लगाई है भाई, ढूंढ कर, है ना। आगे बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 के बारे में। बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, कोन शेप का फ्लास्क लेना है बेसिकली, है ना। इस फ्लास्क के अंदर कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको। इस फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के कुछ टुकड़े डालने हैं। इन टुकड़ों के ऊपर आपको HCl एसिड डालना है। ये आप क्या डाल रहे हो, HCl डाल सकते हो या H2SO4 डाल सकते हो, ये लिखा हुआ आपके सामने। जब आप इसके ऊपर एसिड डालोगे तो जिंक की रिएक्शन होगी इसके साथ। जब जिंक ग्रेन्यूल के अंदर जो जिंक प्रेजेंट है, जिनका कलर सिल्वरी ग्रे है, जब इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो एसिड का H हटेगा, जिंक किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, यानी कि जिंक क्लोराइड बनेगा बेसिकली। और जिंक क्लोराइड होता है कलरलेस, और ये गर्म भी हो जाता है, वार्म, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है भाई। अगर एनर्जी बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकलती है उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बचा, इसी ने क्या बना लिया, H2 गैस बना लिया, जो कैसा होता है बच्चों, कलरलेस गैस होता है हाइड्रोजन गैस भी।
तो ये इसकी रिएक्शन है, कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है। जो हाइड्रोजन गैस बनी है उसे एक ग्लास ट्यूब के थ्रू, कॉर्क बेसिकली लगा सकते हो आप, कॉर्क के अंदर आप एक ग्लास ट्यूब लगा सकते हो जिससे ये गैस अच्छे से बाहर निकले। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर ज्यादा हो, कोनिकल फ्लास्क आपको समझाई दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसी H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों तो उम्मीद करते हैं ये एक्टिविटी भी आपके सामने क्लियर है भाई, अच्छे से समझ में आपको आ गई है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी रिएक्शन भी लिखी गई है भाई। जिंक है आपके पास, जिंक ग्रेन्यूल जो कि सिल्वरी ग्रे कलर के हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कलरलेस होता है, उसके साथ अगर आप मिक्स करते हो तो जिंक सल्फेट बन जाता है भाई। जैसा कि उसमें हटाता H2 हटेगा और जिंक किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ, जिससे ये भी कैसा है, गर्म है, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी बाहर निकलती है। ये भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है जो कैसी होती है बच्चों, कलरलेस गैस होती है। द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इज हाईली एक्सोथर्मिक। दोनों रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है इन नेचर। सो द फ्लास्क ऑफ रिएक्शन बिकम्स वार्म। इसलिए ये जो फ्लास्क था, ये जो फ्लास्क है बेसिकली ये कैसा हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है जब ये रिएक्शन होती है, तो है ना। फ्लास्क बिकम वार्म इन दिस रिएक्शन, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है, वो एनर्जी बाहर निकलती है बेसिकली। तो उम्मीद करते हैं ये एक्टिविटी भी 1.3 वाली आपको अच्छे से समझ में आई है भाई। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है, उन चीजों की बात करते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है भाई, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन आपने देखी, क्या सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था भाई। अभी हमने देखा जब हमने जिंक जो कि एक सॉलिड स्टेट के अंदर था, इसको हमने HCl किसमें था, एक्वस स्टेट के अंदर था। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया अभी, तो क्या बन गया था, एक तो बना था ZnCl जो किसमें था, एक्वस के अंदर था, और दूसरा क्या बना था, हाइड्रोजन गैस के अंदर था। बहुत ध्यान से देखो, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, इधर गैस तो है ही नहीं, लेकिन नई स्टेट बन गई गैस। तो क्या गैस एक स्टेट का चेंज है, बिल्कुल स्टेट का चेंज है भाई। पहले गैस स्टेट थी नहीं, गैस स्टेट बन गई, यानी कि स्टेट बदल सकती है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। आप देख सकते हो जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया तो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बना था जिसका नाम था PbI2। ये भी स्टेट चेंज का आप एग्जांपल दे सकते थे। अगला हमने लिखा है चेंज इन कलर। हमने देखा था PbI2 किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन जब हमने दो सॉल्यूशन को मिलाया था वो तो कलरलेस थे, यानी कि कलर भी रिएक्शन के अंदर चेंज हो सकता है भाई। डायग्राम के थ्रू भी आपको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा। चेंज इन टेम्परेचर, जब ये रिएक्शन की थी ये दोनों सब्सटेंस तो उस फ्लास्क को कोल्ड रख रहे थे, लेकिन ये वाला सब्सटेंस उसे कैसा बना रहा था, वार्म बना रहा था, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर को आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो बेसिकली। इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहले गैस नहीं थी इधर, बाद में क्या बन गई, गैस बन गई। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। तो हमने आपको इतने सारे ऑब्जर्वेशन बता दिए भाई, केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, और जितने भी हमने एग्जांपल पढ़ाए केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन सभी के अंदर आप ये ऑब्जर्वेशन नोटिस भी कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक बने रहने के लिए और थोरिक्स के साथ पढ़ने के लिए। इसी प्रकार पढ़ते रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक की साइंस पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही बेस्ट एजुकेशन के साथ। और साइंस के अंदर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के अंदर, कोई भी टॉपिक के अंदर, आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। अगेन थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से।